वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग्स। कोहलबर्ग्स का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है। तो ये जो मोरल डेवलपमेंट को लेकर के जो इन्होंने थ्योरी दिया, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने पहला थ्योरी इन्होंने ही दिया, नहीं। मोरल डेवलपमेंट को लेकर के जीन पियाजे ने जीव ने भी थ्योरी दिया है। उन्होंने भी जो नैतिक विकास की अवधारणा है उससे संबंधित कई बातें की है और बच्चे में जो नैतिकता का विकास होता है वो किस किस तरीके से होता है उस पर भी उन्होंने स्वायत्त और परतत्व नैतिक का स्तर बताया था। उन्होंने ऑटो और हेटेरोट्रोप्स बताया था। तो अब हम लोग उतना तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पियाजे आपसे पूछता नहीं है, पूछता है आपको कोहलबर्ग के बारे में। तो इसलिए कोहलबर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चंस को पढ़ने के बावजूद भी नहीं बन पाता है। तो आज हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसा पूछता है। तो आपको हम इंगित करते जाएंगे कि आपको कहाँ से कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है और कहाँ कहाँ से सवाल पूछा भी गया है। तो इन दोनों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पीडीएफ मैंने जो क्लास में पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में, उसमें एक स्टूडेंट्स का है, ये बनाई है उन्होंने। तो अच्छा लगा उसका राइटिंग्स, तो इसलिए हम उसको यहाँ पीडीएफ के रूप में लेके आपके सामने आ गए। क्योंकि देखिए बनाने में बहुत टाइम लगता है और चूँकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, काम का काफ़ी प्रेशर है, तो उतना टाइम मिल नहीं पाता है। लेकिन ये भी आपको बहुत अच्छे से स्पष्टता है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैंने जो ऑफलाइन में पढ़ाया है आपको वही उठा के हूबहू मैं दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने नैतिकता पर क्या बात किया, पहले तो ये इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हुआ क्या कि कोहलबर्ग जो है वह इन्होंने जीन पियाजे जी का जो नैतिकता पर जो उन्होंने जो रिसर्च किया था उसको इन्होंने बहुत अच्छा से समझा और उससे प्रेरित हुआ। उससे वह प्रेरित होकर कोहलबर्ग ने अपना भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरा जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वह जीन पियाजे से ही प्रेरित है ना। जीन पियाजे जी जो है उससे ही यह प्रेरित है। और एक्चुअली ये कोहलबर्ग जो है यूरोप की संस्कृति और यूरोप की बातें करता है, यूरोप में के बच्चों की बातें करता है और यह खुद भी वहीं का है। तो इसीलिए हम लोग इस पर बात करेंगे आगे कि इनकी कैसे अवहेलना हुआ और कैसे इन पर जो कैरी गैलीगोन नामक एक महिला थी, उन्होंने कैसे इनकी अवहेलना सबसे ज़्यादा किया और फेमस भी हुई है वह महिला। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन हम लोग ये बात करेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा, इसका दिमाग में कैसे यह बात आया। आप लोग जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे जी ने दिया। बच्चे के संज्ञान का विकास कैसे कैसे होता है, शुरू से लेकर अंतिम तक का इन्होंने स्टेजेज बांटा है और उस पर पूरा अच्छे से विस्तार किया, बहुत बारीकी से समझाया है, बहुत अच्छे से उन्होंने बच्चे के मनोविज्ञान को समझा है और दिया है, इस पर बातें किया है। उसी तरह कोहलबर्ग ने भी नैतिकता के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से इन्होंने चर्चा किया है और उसको समझा है और इन्होंने भी स्टेजेज दिया है और ये भी स्टेजेज दिए हैं, पियाजे जी भी स्टेजेज दिए थे। तो ये कोहलबर्ग ने जो स्टेजेस दिया उससे पहले इन्होंने स्तर दिया और वह स्तर था पहला, उन्होंने जो पहला स्तर था उनका वह स्तर था। चलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा दिखाते चलते हैं, उसके बाद सबको पहले जानेंगे। ये स्तर था उसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके इन्होंने दिया था। 3 लेवल था, जिसके पहले स्तर को इन्होंने पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं और दूसरा को कन्वेंशनल लेवल अर्थात परंपरागत स्तर कहते हैं और तीसरा को उत्तर परंपरागत स्तर, नैतिक स्तर का नाम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का नाम दिया है इन्होंने। और ये लेवल पर भी हम लोग बात करेंगे कि इस लेवल पर इन्होंने क्या किसको क्या समझा। तो ये 3 लेवल दिया और उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर जो नैतिक भावना जो विकास होती है। अब सवाल यह है कि नैतिकता क्या है, नैतिक भावना क्या है। नैतिक भावना या नैतिकता नैतिक मूल्यों का विकास है। नैतिक मूल्य क्या है, सच और झूठ, उचित और अनुचित। आप कोई काम करते हैं और आपके दिमाग में आता है कि क्या यह काम उचित होगा या अनुचित होगा। आप ये जो सोच रहे हैं ना, उचित है या अनुचित है, तो आप जो कर रहे हैं वही नैतिकता है। आप सवाल है आप कितने नैतिकवान है, ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप उचित काम करते हैं, अनुचित काम नहीं करते, उचित की तरफ आप निर्णय लेते हैं, तो वह आप नैतिकवान हुए, अब अच्छे नैतिक दृष्टि से आप अच्छे इंसान हुए। लेकिन आप अनुचित कार्य भी कर देते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में नैतिकता की कोई और परिभाषा हो, अनुचित भी उचित लगे, तो वह अलग अलग स्तर पर अलग अलग बच्चे को नैतिकता की बातें अलग अलग महसूस होती है और उनको यह जो है दुविधा दे करके, इसलिए इनका नाम था, इनका जो काम था वो बस फेमस था, उस पर था कि मोरल
मोरल डायलिमा पर फेमस था, नैतिक दुविधा पर फेमस था। और यहाँ हम लोग शुरू में इसका बात करेंगे, हालांकि थोड़ा सा परिचय इसको देख लेते हैं, है ना। तो इसका परिचय थोड़ा सा हम लोग देखें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये था कि यह पियाजे के काम से प्रेरित थे। यह क्या थे? ये पियाजे के, यहाँ देखिए, पियाजे के काम से प्रेरित थे। इन्होंने स्पष्ट ये बात बोला, खासकर पियाजे के बच्चों के अवलोकन और उसके साक्षात्कार विधि से प्रेरित थे। अवलोकन और साक्षात्कार विधि क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप कोई बच्चे से क्लिनिकल इंटरव्यू लेता था, बच्चे से पूछता था, आता था बच्चे, और उसको कोई दुविधा देता था, मोरल डायलिमा देता था, और उससे सवाल पूछता था और उसको ऑब्जर्व करता था कि आखिर वह किस एस्पेक्ट में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बातें क्या कर रहा है। तो ये था अवलोकन। और साक्षात्कार इंटरव्यू, यही इसका क्लिनिकल इंटरव्यू, जो पियाजे का भी क्लिनिकल इंटरव्यू था और ये भी क्लिनिकल इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने ये नैतिक सिद्धांत को समझा, और उसके बाद इन्होंने नैतिक विकास को समझा बच्चे के अंदर, और फिर उनके लिए सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत जो था वह स्व केंद्रित, यहाँ देखिए वह क्या था, स्व केंद्रित, आत्म केंद्रित भी कहिए, स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित से शुरू हुआ, लेकिन अदर सेंटर्ड तक बढ़ा। यानी यहां बच्चा पहले तो स्व केंद्रित था, पियाजे इस पर बात किया था कि बच्चे में नैतिकता पहले स्व केंद्रित होता है अपने पर, धीरे धीरे वह पर दूसरे पर डिपेंड करता है। तो यह तो सिर्फ उन्होंने इस पर कह के निकल गया, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके बताया कि बच्चे जो पहले स्व केंद्रित, उसके सामने जो नैतिकता होती है, भावनाएं होती है, वह पर नैतिकता या जो अदर सेंटर्ड की तरफ कैसे बढ़ता है, कैसे उनका विकास होता है, इन पर इन्होंने बात किया। इस पर भी हम लोग खुल के आगे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मोरल डायलिमा, ये शब्द बहुत फेमस हुआ था, मोरल डायलिमा, इसके बारे में पूछता है, इसे हिंदी में बोलते हैं नैतिक दुविधा, है ना, यहाँ लिखा भी है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क पर ध्यान दिया। इन्होंने किस पर ध्यान दिया? नैतिक दुविधा पर ध्यान दिया और नैतिक तर्क पर ध्यान दिया। दीजिएगा, देखिएगा दोनों में क्या अंतर है। आप सुन लेंगे दोनों एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग है। मोरल डायलिमा, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर किसी बच्चा ये से पूछा जाता है कि एक बच्चा, एक आदमी है, व्यक्ति है जिनको बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, और सामने के होटल में कई खाने पकवान बना हुआ है ना, तो बच्चा के पास, उस व्यक्ति के पास जो है ना भूख लगी हुई है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वह नहीं ले पा रहा है। तो यह भूख इतना बढ़ जाता है कि वह व्यक्ति जो है ना, उधर दुकानदार कहीं उधर से घसका, कहीं निकला या उधर उधर ध्यान हुआ, वह बच्चा उस चीज का चोरी कर करके खा लेता है वो रोटी को, मान लीजिए रोटी या ब्रेड जो भी ले लीजिए। तो वह बच्चे से पूछा गया कि क्या वह व्यक्ति ने चोरी जो किया क्या सही था, क्या उसे चोरी करनी चाहिए था, क्या उसे चोरी नहीं करनी चाहिए था। तो ये दुविधा दे रहा है ना, ये नैतिकता दुविधा हो रहा है बच्चे को। बच्चा ये बताएगा कि उसे चोरी नहीं करना चाहिए था या चोरी करना चाहिए था, तो दोनों में उसको एक चुनना होगा। तो ये नैतिकता की क्या हो गया, दुविधा हो गया, हम किसके तरफ जाए, उचित की तरफ जाए, अनुचित की तरफ जाए, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये वाला बात हो जाती है। तो उसे कहते हैं मोरल डायलिमा। लेकिन ये नैतिक तर्क, और ये इस पर भी देखता है कि अगर वह बच्चा कहता है कि हाँ बिल्कुल उसे चोरी कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी भूख मिटानी है, तो वह सामान वहां रखा पड़ा हुआ है ना, और रखे रखे इधर उधर रहा है, उससे अच्छा ये उसी का भूख तो मिटा रहा है, तो ये तो सही होगा ना, तो ये चोरी करनी चाहिए। अगर ऐसा तर्क देता है वह बालक, तो फिर वह तर्क जो दे रहा है इसके पीछे का वह कारण उसका पर ध्यान देता है। ये जो तर्क दे रहा है, ये जो डायलिमा हमने दिया उस पर तर्क कैसा दे रहा है, इस पर भी वो ये जीन पियाजे कहते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग जो है ना ध्यान देते थे। तो ये था नैतिक तर्क, यानी ये दुविधा को साबित करने में, उचित अनुचित को वह कैसा तर्क दे रहा है, उसके पीछे क्या कारण बता रहा है, उस पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और ये पर भी क्या कैसे तर्क दे रहा है, क्यों तर्क दे रहा है, तो ये बड़ा बात था। हालांकि सीटेट में उतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये हम जो पढ़ाते हैं तो एज ए होल पढ़ा देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। आपको कहीं भी दीजिए KBS DSSB या सीटेट वगैरह कोई भी एग्जाम टीचिंग रिलेटेड आपको कहीं पढ़ना ना पड़े। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए। कितने स्तर दिए? 3 स्तर दिए इन्होंने, और 6 अवस्था की बात की, और प्रत्येक स्तर को 2-2 भाग में डिवाइड किया। आगे देखेंगे, उस पर अभी दिमाग में उतना लोड नहीं लेना है। फिर सिर्फ इतना समझना है कि इन्होंने 3 स्तर दिए, 3 लेवल दिए इन्होंने, कि बच्चे के अंदर जो नैतिक विकास होता है ना, 3 लेवल पर होता है। पहला लेवल पर जो उम्र का भी इन्होंने जिक्र किया, इतने से इतने उम्र तक होता है। दूसरे लेवल पे इतने से इतने तक उम्र का होता है। तीसरे लेवल पे इतने से इतने उम्र तक नैतिकता की विकास होती है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे कौन कौन उम्र का, पहले बस इसको आप खाली सुन लीजिए, समझ लीजिए।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो 3 स्तर जो इन्होंने दिया वह 3 स्तर आपके सामने अब आ गया। देखिए आप यहाँ से बातें करते हैं हम लोग। पहला लेवल था इन्होंने पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। दूसरा लेवल था इसका लेवल 2, स्तर 2, जिसे परंपरागत स्तर कहते हैं। परंपरा नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, परंपरा का रूढ़िवादी बात होगी यहाँ पर। कन्वेंशनल लेवल की बात किया इन्होंने। और तीसरा लेवल जो इन्होंने दिया वह तीसरा लेवल आपका क्या था? उत्तर परंपरागत। क्या था? उत्तर परंपरागत या नैतिक या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की नाम इन्होंने जिक्र किया। अब इन्होंने क्या क्या किया देखिए। बच्चे से जो इन्होंने पूछा, नैतिक दुविधा दिया, उसका तर्क जो देखा, उसको उस आधार पर इन्होंने हर एक बच्चे की उम्र पर इन्होंने बात किया है। ऐसा नहीं, हर एक एज के बच्चे से सवाल पूछा है। इसका सबसे ज़्यादा जो दुविधा फेमस था, मोरल डायलीमा, वो आप सुने होंगे, शायद पढ़े होंगे तो, या कहीं सुने होंगे, हिंज का डायलीमा। हिंज नामक व्यक्ति है जो यूरोप का रहने वाला है और उसकी पत्नी जो है ना हॉस्पिटल में होती है और जो दवाई के कारण ऑपरेशन शायद उनका होना होता है। वह कहानी हम सुनाएंगे बड़ा अच्छा से। अभी सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि वह हिंस जो है ना वह चोरी करता है और चोरी करने के बाद अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। तो उससे रिलेटेड यह दुविधा जो है ना काफी फेमस हुआ और बच्चे के हर एक उम्र के बच्चे से यह सवाल, ये दुविधा दिया और उससे जवाब मांगा। क्या हिंज को चोरी करना चाहिए? किसी ने कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा। किसी ने कहा कि चोरी कर लेना चाहिए, मानवता की रक्षा के लिए सब सही है। किसी ने कहा कि नहीं है ना, सामाजिक व्यवस्था बनाइए। या किसी को तो इस तरह की बात किसी ने कहा कि उसे चोरी किया तो उसको दंड जरूर मिलेगा। तो ये अलग अलग लेवल के बच्चा अलग अलग इसका जवाब देता है। अलग अलग उम्र के बच्चे जो है अलग अलग इसका जवाब देता है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पूर्व परंपरागत स्तर के जो होते हैं बालक, उसमें नैतिक जो भावनाएं होती है, नैतिक जो विकास होता है, वह स्वयं में सेंटर्ड होता है ना। वह परंपरा से परे होता है। उसके सामने नियम क्या है समाज का, उसको वह अभी तक अनभिज्ञ है, उसको वह नहीं जानता है। अभी सिर्फ वही जानता है जो उसके सामने माता पिता उसको दिखाता है, सिखाता है, या उनका सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो उसको भावना विकसित होती है ना, वही उसके सामने क्या है? नैतिकता है। इन्होंने इस पर बात किया। और उसके बाद आता है परंपरागत स्तर। इस उम्र के बच्चे को उन्होंने पूछा कि ये 10 से 13 की उम्र का आता है। हम आगे बातें करेंगे एज ग्रुप का, अभी सिर्फ समझते जाइए, सुनते जाइए। कन्वेंशनल लेवल नाम से ही स्पष्ट है, परंपरागत, अर्थात बच्चे जो कुछ भी करता है ना, समाज में जो परंपरा आते आया है उसी को वह पालन करता है और उसी को वह नैतिकता समझता है। वह समझता है कि समाज ने हमारे लिए जो भी व्यवस्था बनाया है वह व्यवस्था सही है ना। उस पर वह प्रश्न चिन्ह भी खड़ा नहीं करता है, उस पर सिर्फ कहता है वह सही है और उसके हमें पालन करना चाहिए, नहीं तो इसमें हमको भी फायदा और समाज को फायदा है। इस तरह से वह कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो वह वाली बात हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आता है स्तर 3, जिसे उत्तर परंपरागत स्तर का नाम दिया गया है। जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यहाँ बच्चे को दिमाग में यह आने लगता है कि क्या समाज ने जो नियम कायदा जो परंपरा बना रखा है, क्या वह वाकई में सही है ना, या फिर उसमें कुछ तब्दीलियां की जानी चाहिए, या उनको वह चुनौतियां पेश करना चाहता है और अपने ढंग से भी उसको परिवर्तन कर देता है। उसके सामने नैतिकता की परिभाषा स्वयं वह गढ़ने की उसके अंदर कौशल आ जाता है। मतलब उसके दिमाग में आ जाता है कि यह नैतिकता की परिभाषा जो है ना, दूसरा जो दिया है ना, हो सकता है वह गलत होगा, गलत होता ही है, उसको अपना नजर में आता है और उसके लिए वो स्वयं उसकी परिभाषा को गढ़ता है। तो ये सब बातें हैं। और इसके बाद ये स्टेजेस दिया है। तो ये तीनों स्तर आप समझ गए होंगे, है ना। इस पर आपसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के स्तर 2 में बच्चे के अंदर नैतिक विकास के कैसा सोच विकसित होता है। तो वह परंपरागत रूढ़िबद्ध तरीके से जो क्या करता है, वो चीजों को मानता है ना, उस पर बिना कोई सवाल उठाए हुए। और उत्तर परंपरागत में बच्चे रूढ़िगत व्यवस्था, जो परंपरागत व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़ा करता है और उसको चेंज भी कर देता है, बदल भी देता है अपने अनुसार। उसकी डिफिनेशंस को वह क्या करता है? क्रिएट करता है, उसको गढ़ता है। तो ये वाली बात हो गई। और पूर्व परंपरागत में तो बच्चे को नैतिकता के बारे में कुछ पता ही नहीं होती है कि क्या नैतिक, क्या उचित, क्या अनुचित। उसके लिए वही उचित, वही अनुचित जो उसके माता पिता ने कहा है, वही उचित जो उसको सेल्फ जो है ना सेटिस्फाइड करे उसको है। तो ये वाली बात पूर्व परंपरागत स्तर में होती है। लेकिन परंपरागत स्तर में वह मानता है कि समाज द्वारा बनाए गए नियमों को हमें पालन करनी चाहिए और समाज के साथ हमारी कॉन्ट्राडिक्ट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्राडिक्शन तो वो वाद विवाद वाला बात हो गया, वो नहीं होगा। यहां वह समाज को आंख मूंद कर मानता है और उसकी व्यवस्था पर चलता है। यह परंपरागत स्तर हो गया। उत्तर परंपरागत तो आप सुन ही लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक करके इसको बड़ा अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं। यहाँ से सवाल बनेगा जहाँ से हम आपको बताते चले जाएंगे। तो इन्होंने जो लेवल 1 दिया था और लेवल 1 में उन्होंने 2 स्तर दिया। हमने कहा स्तर कहते हैं अवस्था, हमने कहा कि 3 लेवल
6 अवस्था। 6 अवस्था, प्रत्येक लेवल के 2 अवस्था। तो पहला स्टेज जो था उनका नाम इन्होंने दिया दंड एवं आज्ञाकारिता, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता, अभिमुखता या उन्मुखता भी कहे ना। ये शब्दों का हेर फेर है, खेल है, अब और कुछ नहीं है। बस दंड एवं आज्ञाकारिता आप याद रखिएगा, जैसे इंग्लिश में आप याद रखिए तो बहुत अच्छा होगा, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो ये वाली बात है, इनका यह अवस्था था। उसके बाद इन्होंने दिया दूसरा अवस्था, और यह अवस्था का नाम था आपका, देखते जाइए, बाद में एक एक करके हम बात करेंगे। पहले अवस्था का नाम ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही सवाल पूछता है कि लेवल 2 या लेवल 1 के दूसरा अवस्था का क्या नाम है। तो ये तो दूसरा अवस्था का नाम हो गया आपका आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता, जिसको कहते हैं पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन हो गया, ये स्टेज 2 हुआ। अब बात करेंगे परंपरागत स्तर में स्टेज 3, ये स्टेज 1 2 3 इसी तरह 6 तक चलेगा। तो परंपरागत स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष के बच्चे को इसमें शामिल किया गया था, और उन्होंने कहा कि स्टेज 3 में जो परंपरागत स्तर के पहला जो स्टेज है उसमें है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, ये वाला है। और दूसरा यानी चौथा स्टेज का नाम है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। बस आपको नाम अभी याद करना है, नामे जानना है, उसके बाद इसकी विशेषता को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको बस सुनते जाइए और सवाल को आप देखते जाइएगा ना, ये कंटेंट को अपने आप आपको बेहतर से बेहतर बन जाएगा। वहाँ एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये देखिए उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर जो 13 से अधिक उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था, और इसमें है स्टेज 4, जिसे आप कह सकते हैं अवस्था 4 या चरण लिख दिया है, चरण भी कहते हैं। अवस्था चरण दोनों एक ही बात है, हिंदी में चरण भी लिखता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिए। देखिए हिंदी का सवाल क्या होता है कि हिंदी में थोड़ा सा कई शब्द हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही होते हैं ना, स्टेज ही कहिए इसको। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं, अनुबंध बना लेता है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, ये हो गया। स्टेज 6 जो लास्ट स्टेज है उन्होंने नाम दिया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जिसे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तरफ बेस्ट ये अवस्था होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेज और क्रिएटनेस की भावना इसमें आ जाती है, और बालक या बालिका जो भी होगा व्यक्ति समझिए एक तरह से इस अवस्था में हम लोग भी आ सकते हैं हालांकि। तो सार्वभौमिक नीति यानी उसको लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये डिपेंड करता है कि मानवता कहाँ है ना। तो ये वाली बात होगी थोड़ा सा, तो ये था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत इन्होंने दिया, उस अवस्था में प्रत्येक अवस्था का क्या क्या विशेषता है, क्योंकि आपका सवाल यहाँ से भी पूछता है। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे बिना टाइम कोई गमाए। तो देखिए ये पहला वाला जो आपका अवस्था था, पहला चरण जो था पूर्व परंपरागत स्तर था। इस स्तर में ये वाला जो स्तर है, इस स्तर का पहली अवस्था जो है आपका, ये पहला अवस्था है, ये अवस्था पर हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया जी, आज्ञा एवं दंड अभिमुखता, जिसे है ना ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन का नाम दिया गया है। यह 4 से लेकर 10 वर्ष के बालक को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें कहता है कि इस अवस्था में बच्चे सजा या दंड है ना, दंड या डर से नियमों को तोड़ने से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक अच्छा या बुरा कार्य इसके भौतिक परिणामों से निर्धारित होता है। ये मैंने लिखाया था बच्चे को, वो नोट्स बनाया है, बहुत अच्छा लिखाया है कि देखिए आज्ञा एवं दंड अभिमुखता यह बात करता है कि बच्चे के सामने नैतिकता वही है, उचित वही है जो उसको दंड से अगर बच जाता है बच्चा है ना, या उसकी वह आज्ञा का पालन कर लेता है, तो वही उसका उचित है, वही उसकी नैतिकता है। क्योंकि अगर बालक, मान लीजिए एक उदाहरण आपको देते हैं कि जो अगर बालक को कोई चीज़ की होमवर्क करने के लिए उसको जो है ना दंड मिलता है, डर है कि अगर होमवर्क हम पालन नहीं करेंगे, माता पिता का कहना नहीं मानेंगे और होमवर्क नहीं करेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो माता पिता जो है हमको दंड देंगे या माँ जो है हमको मारेगी, है ना। तो यह तो डर के डर से हो रहा है। तो ये दंड के डर से बच्चे अगर आज्ञा का पालन करता, आज्ञा का पालन करना भी तो एक नैतिकता है। आप नैतिकता किसे कहिएगा, आज्ञा का पालन करना नैतिकता है, संस्कार होना नैतिकता है, तो यही तो नैतिकता है। तो ये
अगर बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है या नैतिक आचरण अपनाता है तो यह जो अवस्था है, इस अवस्था का नाम दिया इन्होंने आज्ञा एवं दंड अभिमुखता। ये 4 से लेकर 10 वर्ष के बालक या बालिका के अंतर्गत ये पाया जाएगा। तो यानी इस अवस्था में बच्चे क्या करता है, सजा या डर से नियमों को तोड़ने से बचते हैं। जो नियम है, जो व्यवस्था है, उस वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए वह नहीं तोड़ते हैं, इसलिए उस बात को मानते हैं क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे या बुरा कार्य करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, गलत होगा और हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। इस कारण वह नैतिक आचरण को करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अवस्था दूसरी की तरफ हम लोग जाते हैं। यह अवस्था दूसरा आपके सामने आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता। आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता, पर्सनल इंटरेस्ट है ना, पर्सनल इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन है ना। तो ये वाली बात हो जाता है इसमें, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन वाली बात होता है। यानी आप जो है, बच्चा वही काम करता है, जो वही नैतिक आचरण अपनाता है, जो नैतिक आचरण करने से उनको अगर फायदा हो रहा है ना, वही उसके लिए नैतिक आचरण बेस्ट होता है। इसमें यह कहा गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इस आचरण, इस अवस्था पर व्यक्तिगत आवश्यकताएं सही और गलत का निर्धारण करती है। जो व्यक्तिगत अवस्थाएं, ये सेंटेंस बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं ही सही और गलत का निर्धारण करता है। क्या सही है, क्या गलत है, यह सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि व्यक्तिगत यानी हमारा आवश्यकता को पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारी आवश्यकता को पूरा हो रहा है या बालक के बालिका की आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो वह सही है, वह क्या है, वह नैतिक आचरण है। अगर हमारे आवश्यकता को पूरा नहीं हो रहा है तो वह आचरण गलत है। बस यही बात समझिए आप। हमारा व्यवहार आपके द्वारा प्रतिफल अर्जित करने से प्राथमिक रूप से निर्धारित होता है ना। तो ये वाली बात हो गया है। इसे ही कहा गया है इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन। ये कभी कभी पूछता है इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन जो है ना किसे कहते हैं, तो ये पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन को ही इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपको देते हैं कि कोई 2 भाई बहन है, मान लीजिए 2 भाई बहन है, उसमें एक भाई जो है वह माँ का रखा हुआ कहीं पर पैसा को वह चोरी कर लेता है। मान लीजिए 10 रुपया वह चुरा लेता है और यह देखते हुए जो है उसकी बहन, यह चोरी करते हुए बहन उसकी देख लेती है। तो बहन जो देख लेती है तो भाई उससे कहता है कि तुम जो है इस बात को मम्मी से मत कहना। ये बात मान गया कि तुम जो है ये बात मम्मी से मत कहना। तो उसकी बहन कहती है, ये तो बहन तो ऐसे ही जल्दी नहीं मानती है, आपको पता है। तो बहन कहती है कि ठीक है मम्मी से यह बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या इसमें 5 रुपया हमको मिलेगा? ये 10 रुपया जो तुम चुराया है, ये 10 में हमको 5 दो, 5 अपना रखो और फिर हम यह बात मम्मी से नहीं बताएंगे। यानी बात नैतिकता गई बाहर में। बच्चे को अगर उसको अगर फायदा मिल रहा है ना तो वही उसके लिए नैतिकता हो गई है ना। वहाँ वह झूठ भी बोल देगा, वह बोल देगा कि हाँ नहीं भैया कोई तो चोरी वोरी नहीं किया है, भैया को तो हम नहीं देखे हैं चोरी करते हुए, अगर पूछा जाए उससे तो क्योंकि उनको फायदा मिल गया ना, है ना। पर्सनल रिवार्ड वाला बात हो गया ना, यही बात है ना कि व्यक्तिगत जो फायदा होती है, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए हम जब नैतिकता को हम अपनाते हैं या नैतिकता बस व्यक्तिगत लाभ पर ही डिपेंड करती है, तब वह कहलाता है आपका पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। अर्थात व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत क्या नाम था हिंदी में देख लीजिए, आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता, ये वाला हो गया। तो ये आपसे अगर पूछे कि कोई बालक या बालिका जो है ना क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए, है ना, अगर वह नैतिकता का व्यवहार करता है, नैतिकता को वह लेकर के उसका प्रश्न करता है, तो वह कौन सा अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो वह अवस्था आएगा आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला देखते हैं। अगला है आपका परंपरागत स्तर या 13 वर्ष का जो होता है, यहाँ से शुरू होता है परंपरागत स्तर। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की विमुखता, सबसे आसान तो यही है, इसे नाम से स्पष्ट है। और ये परंपरागत स्तर का पहला जो है ना अवस्था है, हालांकि ये अवस्था नंबर 3 है। इस अवस्था में बालक अच्छा दिखने के लिए समाज के नियमों का पालन करता है। सिर्फ उसे अच्छा दिखना है इसलिए वह समाज के नियमों का पालन करता है। उसे लगता है कि अगर वह अच्छे व्यवहार प्रदर्शित करेंगे
तब उसे समाज या परिवार में सम्मान मिलेगा। अगर वह अच्छा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे तो उसे समाज में या परिवार में सम्मान नहीं मिलेगा। तो बस वह नैतिक आचरण सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे समाज की नज़र में, दूसरे की नज़र में उसे अच्छा दिखना है, अपने को गुड है ना, गुड साबित करना है कि मैं बहुत ओबीडियंट और गुड हूँ, है ना, बहुत अच्छा लड़का या बहुत अच्छी लड़की हूँ। बस इसीलिए वह नैतिक आचरण को करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरा आपका है, चौथा अवस्था का नाम है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन इसे कह सकते हैं आप। इस अवस्था में बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि आप कानून व्यवस्था, नियम आदि का सम्मान करें और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें, और बनाए रखता भी है। साथ ही साथ बालक को भी यह यकीन हो जाता है कि समाज का योगदान देना और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना सही है, बिल्कुल सही है, और हमें समाज में योगदान देना चाहिए, उनके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वह हमारी भलाई के लिए है। तो वह अधिकार संरक्षण अभिमुखता वाला बात हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हिंस के बारे में कोई बच्चा से पूछता है क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर वह तर्क देता है कि हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गलत है, तो वह बच्चा इसी अवस्था, इसी स्तर पर है। तो सवाल कैसा भी आपसे बना के पूछा जा सकता है, बस आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। अब आइए उत्तर परंपरागत स्तर, जो 13 वर्ष से अधिक के अंतर्गत बालक के आता है, और इन्होंने जो नाम दिया अवस्था नंबर 5 को सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, इंग्लिश में इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो ये सामाजिक अनुबंध अभिमुखता क्या, देखिए बात यहाँ अनुबंध का है, कॉन्ट्रैक्ट का है ना। इसको लगता है कि इस चरण में बच्चे समाज के साथ रहकर समाज के बनाए गए अच्छे बुरे नियमों पर सवाल भी करते हैं। यानी बच्चा समाज में रहता है, ऐसा नहीं कि समाज से बाहर चला गया है, लेकिन उसको लगता है कि समाज में जो नियम कायदा व्यवस्था बनाया गया है, क्या यह व्यवस्था सही है या गलत है। मन में उसका क्या हो जाता है, संदेह होता है, उस पर संदेह करने लगता है कि नहीं, समाज द्वारा बनाया गया सभी नियम, सभी व्यवस्था सही नहीं हो सकता है। अगर यह व्यवस्था हो कि है ना, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि इंटर कास्ट वाली बात होती है या फिर इंटर रिलीजन्स वाली बात होती है, तो समाज में व्यवस्था है कि इंटर रिलीजन्स या इंटर कास्ट में जो ना मैरिज नहीं एक्सेप्टेबल है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? अगर ये सवाल समाज के कोई व्यक्ति या बच्चे यह सवाल खड़ा करता है कि क्या यह समाज के नियम सही है, क्या यह रूल क्या सही है, समाज के द्वारा जो बनाया गया, हमें पर जो थोपा गया है, तो वह बच्चा इसी अवस्था में वह आ जाएगा और वह इस अवस्था के स्तर पर वह नैतिकता का चरण इसमें वह है। अब आगे देखिए आप कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जिसे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, यह नैतिकता का उच्चतम चरण है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नैतिकता का उच्चतम चरण है, तो यह है आपकी पसंद दूसरे की भलाई में वास्तविक नैतिक हित में आधारित है, चाहे वह कोई भी हो। यानी कि वही सही होगा जो मानवता के लिए बेस्ट होगा। यहां बात होती है हिंज वाला कहानी हम फिर दोहरा देते हैं कि हिंज की पत्नी जब बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, और उसके डॉक्टर ने कहा कि अगर ये दवाई आप नहीं लाते हैं तो आपकी पत्नी की जान नहीं बच पाएगी, आपको हर हाल में लाना पड़ेगा। वह हिंज मारा फिरता है और अपने दोस्त यार रिश्तेदार सभी के पास जाता है और पैसे के इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके जब मेडिकल स्टोर के पास पहुंचता है तो वह मेडिकल वाले यह सवाल करता है, उसको यह बोलता है कि जो आप पैसा लाए हैं उस पैसा में यह दवाई नहीं मिल पाएगी आपको, इसके लिए आपको जो है ना और पैसा लाना पड़ेगा, अन्यथा हम आपको दवाई नहीं देंगे। यह बात सुनकर वह काफी परेशान होता है और उस मेडिकल वाले से काफी रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज आप हमको दवाई दे दीजिए, वरना मेरी वाइफ जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है उनका जान नहीं बच पाएगा, वह जो है वह नहीं बच पाएगी, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो फिर भी वह मेडिकल वाले यह नहीं देता है और वह तर्क देता है कि यह दवाई जो है हमने इसे इजाद किया है, हमने इसका डिस्कवर किया है, हमने इसके खोज किया है, मेरी मर्जी है, हम इसे कितने भी दाम में क्यों नहीं बेचे, हम आपको नहीं दे सकते हैं जब तक आप पूरा पैसा नहीं लाते हैं। तो वह बड़ा निराश हताश होकर के वह पहुंचता है हॉस्पिटल, और वहां पर फिर डॉक्टर कहता है कि नहीं, वह दवाई के बिना जो है आपकी पत्नी की जान नहीं बच पाएगी। रात हो जाता है, शाम का वक्त हो जाता है, वह भागा फिर आता है और देखता है कि स्टोर बंद हो चुका होता है, शाम है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। उसके मन में आता है कि हम अब इस दवाई को तो लेना ही है, चाहे इसको चोरी ही क्यों ना करना पड़े। वह शटर उठाता है और जाके उस दुकान से उस दवाई को चोरी कर लेता है और चोरी करके भाग करके अपने हॉस्पिटल जाता है और अपनी पत्नी की जान को बचा लेता है।
तब अब ये सवाल बच्चे के हर एक स्तर से पूछता है, हर एक स्तर लेवल के पूछता है, हर एक अवस्था के बच्चे से पूछता है। यह सवाल जो है जब लास्ट लेवल तक यानी उत्तर परंपरागत स्तर के बच्चे से पूछता है, और जो चरण के बीच छम्मा चरण जो होता है, जो अवस्था स्टेज छम्मा है, जिसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता के अंतर्गत रखा गया है, तो वह तर्क देता है कि बिल्कुल सही किया हिंज ने, क्योंकि वह दवाई वाला जो है ना, एक तो गलत तरीके से दवाई का दाम रखा हुआ था, साथ ही साथ वह जो है ना दवाई इतनी जरूरी थी, किसी का जान बच सकता था उस दवाई से। अगर वह दवाई नहीं देता तो जान जा सकती थी। वह दवाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किसी का जान इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दवाई अगर चोरी भी कर लिया तो बिल्कुल सही किया, यह चोरी नहीं मानी जाएगी। अगर कोई मानवता की रक्षा के लिए, यह शब्द आप सुनिए, मानवता की रक्षा के लिए, अगर मानवता की रक्षा के लिए कोई अनुचित कार्य भी किया जाता है, यदि चोरी किया जाता है तो वह चोरी नहीं होगा, वह अनुचित कार्य अनुचित नहीं होगा। तो ये जो तर्क देता है, ये जो विचार जिनके दिमाग में है, नैतिकता की जो स्तर है, ये उच्च स्तर को लॉरेंस कोहलबर्ग ने इनको माना है, ये उनका अपना थिंकिंग है। तो ये वाली बात आप समझ में आ गया। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कौन सा स्तर का कौन सा स्टेजेज है, उसके बाद ये कहानी देके आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आलोचना भी इसके बारे में देख लीजिए। आलोचना में इन्होंने कहा गया कि आप सिर्फ पश्चिम पुरुष के मूल्यों की बात करते हैं जो पक्षपाती है, जो व्यक्तिवाद पर जोर देता है। इन्होंने जो आलोचक ने कहा कि आप ठीक है, आप तो वेस्टर्न जो पुरुष है, जो मेल है, उसी की पर बात करते हैं। उसी पर देखो, हिंज भी तो मेल है ना, उस पर बात करते हैं। अगर हिंज के जगह पर उसकी पत्नी होती और पत्नी के जगह पर उनकी हस्बैंड होता, हिंज होता, तो फिर पत्नी के साथ नैतिकता फिर क्या होता? उसका फिर नैतिकता की आप कैसे गढ़ता? क्या वो वही करता जो उसकी पत्नी, जो उसकी हस्बैंड ने किया था, या कुछ और करता है? तो ये बड़ी बात जो है ना, इससे पूछता है कि आप मेल ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, मेल डोमिनेटेड बात कर रहे हैं। तो ये वाली बात था जो व्यक्तिवाद पर जोर देता है, यह सब पर लागू नहीं होता है। तो ये वाला आलोचक ने कहा। इसकी सबसे अधिक आलोचना कैरोल गिलिगन ने किया, जो एक महिला थी। उन्होंने कहा कि आप महिला की नैतिकता की बात किए ही नहीं है। महिला की नैतिकता की बात आप कहां किए? यहां तो बात आप हमेशा पुरुष की नैतिकता की बात कर रहे हैं, महिला की नैतिकता की बात आप नहीं किए हैं। महिला के अंदर जो नैतिकता होती है, कैरोल गिलिगन ने कहा कि नैतिक विकास की एक अलग क्रम का प्रस्ताव दिया, जिसका सिद्धांत है देखभाल की नैतिकता, जो महिला में पाई जाती है ना, केयर टेकर वाला ना, केयर वाला। कहा कि महिला के अंदर जो नैतिकता होती है ना, पुरुष से वह बिल्कुल भिन्न होती है। महिला अलग नैतिक आचरण करती है, उसके अंदर नैतिकता के लेकर अलग भावनाएं, अलग विचार है। तो खास करके महिला में पुरुष से ये देखभाल की जो नैतिकता है ना, वो उसको स्पेशल बनाती है महिला को। आप देखते होंगे कि महिला कैसे अपनी पूरी जिंदगी जो है ना, कभी कभी पुरुष को समर्पित कर देता है। खास करके बच्चे को, अपने बच्चे से कितना वो केयर टेकर करता है, कैसे उसका अच्छा से देखभाल करता है। वह देखभाल करना क्या एक पुरुष कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप महसूस भी करते होंगे इस बात को। तो वह देखभाल की नैतिकता की बात कैरोल गिलिगन करता है और कहता है कि आप इस पर तो बात ही नहीं किए। तो आपकी जो नैतिक, आप कह रहे हैं कि नैतिकता सार्वभौमिक है, सब जगह है, लेकिन ये तो ये जो है ना, ये अलग अलग संस्कृति में तो अलग अलग हो जाएगा ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेल के लिए अलग नैतिकता की है, फीमेल की तो अलग की नैतिकता है। तो इस तरह से लेकर उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना किया गया है। आलोचना तो पूरी जिंदगी में हर एक आदमी के साथ होती है। आलोचक करने वाले हमेशा उपलब्ध रहेगा और अपना काम निकालेगा। हालांकि ये कैरोल गिलिगन ने जो बात कहा, इस बात से हम भी एग्री है, और हमें भी लगता है कि महिला के अंदर जो देखभाल की नैतिकता होती है ना, वो पुरुष के अंदर नहीं पाई जा सकती है। महिला की अंदर इस प्रकार की नैतिकता में थोड़ा अपना स्पेशलाइज रखता ही है उसमें, है ना। तो ये केयर टेकर वाली जो भावना होती है वो महिला में ज़्यादा होती है। तो ये हो गया। तो ये आपको मोटा मोटी हम आपको समझा दिए कि आलोचना कैसे हुई या सिद्धांत क्या क्या है। आप देख लिए, इसको देख लीजिए। आपको याद हो रखना ये कि कौन स्तर का कौन कौन स्टेजेज है, सामाजिक अनुबंध, अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, और कौन स्टेज में क्या क्या बात कही गई है, किस पर बात की गई है, आपको सब दिखा दिए हैं। तो ये देख लीजिए। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये अवस्था है, लेवल है, वह कहाँ से कहाँ तक है। तो 4 से 10 तक पूर्व परंपरागत है, और 10 से 13 तक परंपरागत है, और फिर उत्तर परंपरागत आपका कहाँ से है, वह आपका 13 से अधिक उम्र के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन लेके आएंगे नैतिकता का, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी यही शुभकामना है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, एग्ज़ाम आपका बेहतर से बेहतर जाए सीटेट का। बाकी की रास्ता सीटेट के बाद ही खुलती है टीचिंग फील्ड में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।